हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा ढाकेज नीट बायोलॉजी। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, जिसका यूनिट सेकंड से है आपका क्लास 12 या यूनिट 7 आप कह सकते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वंशागति के सिद्धांत व विविधता। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैम ये चैप्टर स्टार्ट करिए, क्योंकि उनको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये चैप्टर आज से स्टार्ट किया है। अब देखिए, जब आप ये चैप्टर पढ़ना और यूनिट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है फॉर योर थ्योरी एग्ज़ाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और नीट के लिए मेनली। सेकेंडली कॉम्प्लिकेट भी है और कॉन्सेप्चुअली इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हिंदी मीडियम से वो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। यहाँ पे जब हम वंशागति को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं प्रत्येक जनरेशन्स में, और वह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। तो वंशागति जो है वो मुख्य रूप से याद रखिए, लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं वंशागति। और वंशागति के नियमों का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, उस शाखा को हम मुख्य रूप से कहते हैं आनुवंशिकी। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से विज्ञान की आनुवंशिकी के अंतर्गत वंशागति के कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आज की ये जो क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें मुख्य रूप से हम कुछ विशिष्ट प्रकार के टर्म्स जो बार बार आपको चैप्टर में आएंगे उनका अध्ययन करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो मेंडल ने किन कारणों से, हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने क्या कारण थे कि मटर के पौधे का चुनाव किया था और किन लक्षणों का मटर के पौधे में उन्होंने चयन किया था। तो यहाँ पे जब आप वंशागति के सिद्धांत पढ़ते हैं, और एक दूसरा टर्म यहाँ पर है विविधता। विविधता के कारण आप याद रखिए, एक ही प्रजाति में पाए जाने वाले समस्त समान प्रकार के जीव होने के बाद भी सभी जीव एक दूसरे से कुछ विभिन्नता रखते हैं, और विभिन्नता अथवा विविधता के कारण उनकी पहचान करने में एक महत्वपूर्ण सहायता मिलती है पहचान में। नेक्स्ट, पहचान के साथ साथ आप याद रखिएगा कि जो विकास की प्रक्रिया है या इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, तो विकास की प्रक्रिया में याद रखिए विविधताओं का अपना विशिष्ट महत्व होता है। तो यहाँ पर जब हम वंशागति के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जब आप महत्वपूर्ण टर्म्स पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टर्म्स जीन्स। जीन्स को जब आप पढ़ते हैं, तो जीन्स आप याद रखिए आनुवंशिकता की इकाई जो है, आनुवंशिकी की इकाई अथवा आनुवंशिकता की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जीन्स कहते हैं। अर्थात जिन लक्षणों के, जिन इकाई के द्वारा अथवा जिस संरचना के द्वारा लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं, वह इकाई आपकी जीन्स होती है। जीन्स जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो जीन्स मुख्य रूप से याद रखिए दो रूपों में पाए जाते हैं। एक आप कहते हैं जीन्स डोमिनेंट होते हैं अथवा प्रभावी जीन्स आप पढ़ रहे हैं, और दूसरा आप पढ़ते हैं अप्रभावी जीन्स, अथवा आप कह रहे हैं अप्रभावी जीन्स के साथ साथ आप इसको रेसेसिव जीन भी कहते हैं। तो डोमिनेंट अथवा रेसेसिव, या आप कह रहे हैं प्रभावी अथवा अप्रभावी जीन्स। प्रभावी जीन्स जब आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप डिफाइन करते हैं प्रभावी जीन्स को, तो मुख्य रूप से हम कहते हैं कि जीन्स का वह प्रकार जो पहली जनरेशन या F1 जनरेशन में या F1 पीढ़ी में परिलक्षित होता है, वह जीन्स का प्रभाव आप याद रखिए। जीन्स का प्रकार आपका क्या होगा? प्रभावी। तो प्रभावी जीन्स हमेशा आप याद रखिए F1 पीढ़ी में लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, जब आप प्रभावी जीन्स को प्रतिपादित कर रहे हैं या रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में, तो कैपिटल अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, या कैपिटल लेटर का आप कह सकते हैं कि यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप लाल पुष्प को आपके ले रहे हैं या रेड फ्लावर ले रहे हैं, तो लाल रंग के पुष्प आपके प्रभावी होते हैं
और रेड में पहला अक्षर आपका आर है, तो यहाँ पे रेड फ्लावर के लिए आप जीन्स प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। जब आप अप्रभावी जीन्स पढ़ते हैं तो अप्रभावी जीन्स आप याद रखिए मुख्य रूप से F2 अथवा F3 पीढ़ी में परिलक्षित होंगे। इनका जो प्रभाव होगा वो आपको F2 अथवा F3 पीढ़ी में दिखेगा। और कब दिखेगा? जब प्रभावी जीन जीनोटाइप में पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, उस समय आप याद रखिएगा प्रभावी जीन की पूर्णतः अनुपस्थिति में अप्रभावी जीन्स के लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो F2 अथवा F3 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। और कब दिखेंगे? जब प्रभावी जीन पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। अप्रभावी लक्षणों को आप सेम अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करेंगे, बट आप याद रखिए जो स्मॉल लेटर या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ करते हैं, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट का उपयोग करके आप अप्रभावी जीन्स को प्रदर्शित करते हैं। और अगर पुष्प का कलर वाइट है या सफ़ेद पुष्प है, तो सफ़ेद पुष्प या वाइट फ्लावर को आप स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे, ना कि स्मॉल डब्ल्यू से। तो ये पार्ट आप यहाँ पर याद रखिए। दूसरा, जब प्रभावी जीन्स आप पढ़ते हैं तो प्रभावी जीन्स आप याद रखिए समजात अथवा विषमजात दोनों ही परिस्थितियों में लक्षण आपका प्रभावी हो सकता है। तो समजात अथवा विषमजात परिस्थिति में लक्षण आपके दोनों ही हो सकते हैं जो कि आपके प्रभावी होते हैं। और अगर आप अप्रभावी जीन्स को पढ़ रहे हैं तो अप्रभावी जीन्स में आप याद रखिए अप्रभावी जीन्स केवल और केवल समजात लक्षण अथवा समजात रूप में ही प्रदर्शित होते हैं। विषमजात अवस्था में कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर विषमजात है इसका मीनिंग है कि अप्रभावी के साथ प्रभावी जीन भी उपस्थित है। जब भी प्रभावी जीन्स उपस्थित होंगे तो लक्षण आप याद रखिए, लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा होगा? प्रभावी जीन्स के द्वारा। अब यहाँ पर हम एक नेक्स्ट आपके टर्म्स हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं समजात और विषमजात। जब आप समजात और विषमजात जीन्स की अवस्थाएं हैं, जीन्स या तो समजात अवस्था में होते हैं अथवा विषमजात अवस्थाओं में होते हैं। जब आप समजात अवस्था पढ़ रहे हैं तो समजात अवस्था को हम सामान्यतः होमोजाइगस अवस्था भी कहते हैं, और विषमजात को हम सामान्य रूप से हेट्रोजाइगस भी कहते हैं। तो समजात अथवा आप इसको दूसरा पार्ट याद रखिए विषमजात, या इसी को आप कह रहे हैं हेटेरोजाइगस। हेट्रोजाइगस आपका इंग्लिश का टर्म है, बट आप या एज इट इज़ याद रखिए हेट्रोजाइगस कह रहे हैं। जब आप समजात कहते हैं, समजात का मीनिंग याद रखिएगा कि जब समस्त जीन, जितने भी जीन्स उपस्थित हैं, 2 अथवा 2 से अधिक समस्त जीन्स प्रभावी अथवा अप्रभावी, मिश्रण नहीं है, प्योरिटी है लक्षण में, सभी के सभी जीन प्रभावी होंगे या सभी के सभी जीन्स याद रखिए अप्रभावी होते हैं। उस अवस्था में याद रखिए जब समस्त जीन्स प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, तब उस अवस्था को आप क्या कहते हैं? समजात अवस्था। और जब आप विषमजात कहते हैं तो विषमजात अवस्था में याद रखिएगा कि जब जीन्स जब प्रभावी तथा अप्रभावी जीन्स मिश्रित अवस्था में उपस्थित होते हैं, तब इस अवस्था को हम कहते हैं, जीन्स को हम कह रहे हैं विषमजात। उदाहरण के तौर पे देखिए, जब आप पढ़ते हैं समजात का उदाहरण देखिए, समजात लक्षण आप पढ़ रहे हैं, समजात प्रभावी हो सकते हैं या समजात आपके लक्षण कैसे हो सकते हैं? अप्रभावी। जब समजात प्रभावी पढ़ रहे हैं तो आप याद रखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, अर्थात जो बीज हैं वो कैसे हैं? गोल व पीले बीज। तो गोल और पीले बीजों के रंग के लिए, गोल मीन्स राउंड है इसलिए कैपिटल आर यहाँ पर आया है। तो गोल एवं पीले बीजों के लिए आप कैपिटल आर कैपिटल वाई समस्त जीन यहाँ पे प्रभावी है। अथवा दूसरा आप ले रहे हैं स्मॉल वाई, अर्थात बीज कैसे हो गए? बीज झुर्रीदार है
और झुर्रीदार बीज रंग में किस तरह के होते हैं? हरे रंग के होंगे। तो झुर्रीदार एवं हरे रंग के बीजों के लिए आप पढ़ रहे हैं कि जीन्स किस प्रकार में उपस्थित हैं? अप्रभावी। अब जब आप विषमजात अवस्था देखते हैं तो विषमजात अवस्था में भले ही आप याद रखिए कि जीन्स प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन्स मिश्रित अवस्था में हैं, परंतु इसका महत्वपूर्ण लक्षण आप ये देखिएगा कि जब भी जीन विषमजात अवस्था में होगा उनका लक्षण केवल और केवल प्रभावी होगा। अप्रभावी लक्षण कभी भी विषमजात परिस्थिति में परिलक्षित नहीं होते हैं। अप्रभावी लक्षण केवल और केवल समजात रूप में अथवा समजात परिस्थिति में ही परिलक्षित होंगे। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि विषमजात लक्षण आपके सदैव प्रभावी होंगे। और यहाँ पर आप याद रखिए कैपिटल आर ये अवस्था आपकी होगी, और इस अवस्था में चूँकि कैपिटल आर राउंडनेस के लिए तो बीज गोल होंगे, और कैपिटल वाई आपका उपस्थित है पीले रंग के लिए उत्तरदायी होगा, तो बीज गोल एवं पीले यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मुख्य उदाहरण याद रखिएगा। बोर्ड के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फिर कहेंगे 2 मार्क्स में ये डिफरेंस नॉर्मली आ रहा है कि समजात एवं विषमजात में अंतर स्पष्ट करिए। तो ये डिफरेंस आप प्रॉपरली प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर याद रखिए, समजात एवं विषमजात। इसके बाद दूसरे अन्य महत्वपूर्ण टर्म्स में अगर हम पढ़ते हैं तो एक टर्म आपका आता है जीनोटाइप, और दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कह रहे हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप अथवा जीन प्रतिरूप एंड कारक प्रतिरूप भी कहते हैं इनको, पर जीनोटाइप और फिनोटाइप ही सामान्य रूप से आता है। इंग्लिश के ही टर्म्स आपके इसमें यूज़ होते हैं। तो जीनोटाइप का मीनिंग याद रखिए कि किसी भी जीव में अथवा किसी भी प्रजाति में उपस्थित जितने भी लक्षण हैं उन समस्त लक्षणों का निर्धारण करने वाले जितने भी जीन्स आवश्यक होते हैं उन समस्त जीन का जो एक कॉम्बिनेशन है, उस जीन्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जीनोटाइप। तो यहाँ पर याद रखिए लक्षणों का निर्धारण करने वाले जीन्स का संगठन अथवा कॉम्बिनेशन, समस्त जीन एक साथ जब उपस्थित है तब आप उनको कह रहे हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप मीन्स याद रखिए जीन्स की प्रेजेंस अथवा उपस्थिति के कारण जो बाह्य लक्षण आकारिकी के रूप में, किसी भी पौधे को आप देख रहे हैं, पौधा आपको ऊंचा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, पुष्प आपको बैंगनी कलर के दिख रहे हैं मटर के पौधे में, अगर आप बीज देख रहे हैं तो बीज गोल और पीले दिख रहे हैं या झुर्रीदार दिख रहे हैं। तो ये जो लक्षण आप देख रहे हैं वो आकारिकी के लक्षण आपके क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप का निर्धारण किसके द्वारा होगा? फिनोटाइप का निर्धारण हमेशा जीनोटाइप के द्वारा। तो जीन्स की प्रेजेंस के कारण जो बाह्य लक्षण आकारिकी में परिलक्षित होते हैं वे फिनोटाइप है। दूसरा अंतर आप याद रखिए, जीनोटाइप का आप अध्ययन करते हैं या आप कह रहे हैं कि एनालिटिक कैरेक्टर है। तो जीनोटाइप आप याद रखिए एनालिटिक कैरेक्टर आप कह रहे हैं या एनालिटिक लक्षण, मतलब इनका आपको कैरेक्टर्स का अथवा जीनोटाइप का अध्ययन करना पड़ेगा। रासायनिक संश्लेषण जो डीएनए का है उसके आधार पर जब आप ज्ञात करते हैं तो एनालिसिस कर रहे हैं। तो जीनोटाइप आपके एनालिटिक कैरेक्टर होते हैं और फिनोटाइप आप याद रखिए ऑब्जर्व करने वाले या निरीक्षण करने वाले लक्षण हैं। तो यहाँ पर आप इनको कहते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं अथवा निरीक्षण करने वाले लक्षण होते हैं। तो निरीक्षण के लक्षण हैं, आप पौधे का जब निरीक्षण कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या किसी भी प्रजाति का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जितने भी लक्षण आपको दिखेंगे
वो समस्त लक्षण आप याद रखिए, वो समस्त लक्षण आपके कहलाते हैं फिनोटाइप। इसके बाद आप याद रखिए, जब आप जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ते हैं तो जीनोटाइप उदाहरण स्वरूप आप अगर पढ़ रहे हैं कि पौधे का जीनोटाइप समजात या विषमजात हो सकता है। पौधे का जीनोटाइप आपको यह दिख रहा है, इसके आधार पर पौधे में फिनोटाइप आपको मिलेंगे। पौधा लंबा, गोल व पीले बीज युक्त होगा। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा, इसको हम मुख्य रूप से कहते हैं जीनोटाइप एवं फिनोटाइप। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि F1PD क्या है, मोनोहाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड। बुक्स में अगर आप आते हैं तो डिफरेंट बुक्स में आपको एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, इन सभी चीज़ों को समझाया गया है। पर यहाँ पर हम एक संकर और द्विसंकर को अभी नहीं पढ़ेंगे। स्ट्रिक्टली हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस तरह से चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं एंड देन हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में जो मूलतः दिया है आपका, पहले मेंडल के आनुवंशिकी के प्रयोग दिए हुए हैं। तो मेंडल के आनुवंशिकी के प्रयोग हम पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था और मटर के पौधे के चयन के बाद उस पौधे में उन्होंने किन 7 विपरीत युग्म के लक्षणों का उपयोग किया था। आज आप इतना पार्ट मुख्य रूप से याद रखिएगा क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल की वंशागति के प्रयोग और फिर उसके बाद वंशागति के नियमों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक सभी स्टूडेंट्स से कहेंगे हार्डवर्क करिए, मोटिवेट रहिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं दे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, like my videos and share my videos.